गुड मॉर्निंग। आज हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, संसाधन क्या है? कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है वह संसाधन कहलाती है। उसमें उपयोगिता का गुण होता है, उपयोगिता होनी चाहिए। कोई भी संसाधन तभी संसाधन कहलाता है जब उसमें उपयोगिता का गुण हो। संसाधन, कोई भी वस्तु मानव के लिए अगर उपयोगी है तो वह संसाधन है, चाहे वह मिट्टी हो, जल हो, वायु हो। जो भी वस्तु मानव के लिए उपयोगी है वह संसाधन कहलाती है। देखो, संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसमें उपयोगिता का गुण होता है। ये संसाधन की परिभाषा है। कोई भी संसाधन, चाहे वह प्राकृतिक हो चाहे वह मानवीय हो, जिसमें उपयोगिता का गुण होता है, संसाधन कहलाता है। मानव के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी है वह संसाधन कहलाती है। मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव स्वयं भी एक क्या है? संसाधन है। मानव स्वयं एक संसाधन है और संसाधनों का जनक भी है। कोई भी वस्तु तभी संसाधन कहलाती है जब वह मानव के लिए उपयोगी हो। अगर वह मानव के लिए उपयोगी नहीं है तो वह संसाधन भी नहीं है। तो मुख्य क्या है? मानव। मानव के लिए उपयोगी है तो वह संसाधन है, और मानव के लिए उपयोगी नहीं है तो वह संसाधन भी नहीं है। संसाधन कभी भी पाए नहीं जाते हैं, संसाधन हमेशा बनाए जाते हैं। बनाता कौन है? स्वयं मानव। अगर मानव के लिए कोई चीज उपयोगी है तो वह संसाधन हो जाती है। अगर उसमें उपयोगिता का गुण समाप्त हो जाता है तो वह संसाधन भी नहीं रहती है। देखो, इसमें कौन कौन से गुण है? पहला, वस्तु का उपयोग संभव हो। कोई भी वस्तु है, अगर उसका उपयोग संभव है तभी वह संसाधन कहलाएगी। अगर उसका उपयोग संभव नहीं है तो वह संसाधन भी नहीं कहलाएगी। जैसे पहले सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्रकृति में पहले से व्याप्त है। जब से सूर्य का निर्माण हुआ है, सौर ऊर्जा निरंतर पृथ्वी को प्राप्त होती रहती है, लेकिन मानव ने इसका उपयोग नहीं किया था तो पहले यह संसाधन नहीं थी। जैसे ही सौर ऊर्जा मानव के लिए उपयोगी हो गई तो यह भी एक संसाधन बन गई। कहने का मतलब है वस्तु का उपयोग संभव होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। अगर उपयोग नहीं होता है तो वह संसाधन नहीं है, उपयोग होता है तो वह संसाधन है। दूसरा है इसका
रूपांतरण अधिक मूल्यवान वस्तु में होना। कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, अगर उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं और वह मानव के लिए और ज्यादा मूल्यवान हो जाती है तो वह संसाधन है। यह संसाधन होने के गुण हैं। अगर ये गुण नहीं है तो संसाधन भी नहीं है। पहला है वस्तु का उपयोग संभव हो। अगर वह वस्तु मानव के लिए उपयोगी है तो वह संसाधन है। दूसरा, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान वस्तु में होना। जब किसी पदार्थ का हम रूपांतरण करते हैं और वह और ज्यादा मूल्यवान हो जाती है तो वह संसाधन बन जाती है। तीसरा है जिसमें निश्चित सदस्यों की पूर्ति की क्षमता हो। कोई भी वस्तु जिसमें मानव की कोई आवश्यकता है और उसकी पूर्ति करने की क्षमता है तो वह संसाधन कहलाती है, संसाधन वह बन जाती है। अगर उसमें पूर्ति करने की क्षमता नहीं है तो वह संसाधन भी नहीं होती है। तो ये संसाधन होने के प्रमुख गुण हैं। पहला है वस्तु का उपयोग संभव होना चाहिए। कोई भी वस्तु जिसका उपयोग संभव हो वह संसाधन कहलाती है। जैसे सौर ऊर्जा जब से सूर्य का निर्माण हुआ है पृथ्वी को निरंतर प्राप्त होती रहती है, लेकिन जब तक मानव ने इस सौर ऊर्जा का अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया था यह संसाधन नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस सौर ऊर्जा को अपने जीवन में उपयोगी बनाया तो यह सौर ऊर्जा संसाधन बन गई। दूसरा है इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान वस्तु में होना। कोई वस्तु है वह प्रकृति में व्याप्त है, उसका रूप परिवर्तन करके हम उसको उपयोग में लाते हैं तो वह संसाधन की श्रेणी में आ जाता है। तीसरा है जिसमें निश्चित सदस्यों की पूर्ति की क्षमता हो। जिस चीज की हम पूर्ति चाहते हैं उस वस्तु में वह क्षमता होनी चाहिए, तभी वह संसाधन कहलाएगा। तो ये संसाधन होने के कुछ प्रमुख गुण हैं। अगर ये सभी चीजें उस वस्तु में है तो वह संसाधन की श्रेणी में आ जाती है। अगर ये सभी गुण उसमें नहीं है तो वह संसाधन भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि मानव सबसे बड़ा संसाधन है। कोई भी वस्तु संसाधन है या नहीं इसका निर्धारक मानव ही है। अगर कोई भी वस्तु मानव के लिए उपयोगी है, मानव के लिए वह उपयोगी है तो वह संसाधन है। अगर उसमें उपयोगिता का गुण नहीं है तो वह संसाधन भी नहीं है। अब देखो संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो पहला वर्गीकरण है संसाधनों का वर्गीकरण वह उत्पत्ति के आधार पर है। तो हम बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर पहला वर्गीकरण है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन, जैविक संसाधन वे होते हैं जिनमें जीव पाया जाता है, जैसे मानव, पशु, पक्षी, जैविक संसाधन मानव, पशु, पक्षी, इनमें जीवन पाया जाता है, ये जैविक संसाधन कहलाते हैं। ये अपनी वंशवृद्धि के कारण, अपनी वंशवृद्धि के कारण निरंतर नव्यकरणीय होते हैं। ये अपनी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं, इसलिए ये कभी समाप्त नहीं होते, नव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैविक संसाधन जो अपनी वंशवृद्धि के द्वारा नव्यकरणीय होते रहते हैं, अपनी वंशवृद्धि बढ़ाते रहते हैं, इसलिए कभी ये समाप्त नहीं होने वाले संसाधन हैं। इनकी जो वंशवृद्धि है वह वातावरण के अनुसार अलग अलग हो सकती है। किसी की वंशवृद्धि बहुत ज़्यादा गति से हो सकती है तो किसी की थोड़ी कम गति से हो सकती है, लेकिन ये सभी क्या है, नव्यकरणीय है। ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है, जैविक संसाधन है। दूसरा है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन अजैविक संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे हवा, मिट्टी, हवा हो गई, मिट्टी हो गई, पत्थर हो गया, तो ये सब क्या है, अजैविक संसाधन है। सौर ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सब क्या है, अजैविक संसाधन है। इनमें जीवन नहीं पाया जाता और अजैविक होने के कारण ये अनव्यकरणीय है। एक लिमिट के बाद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला है जैविक संसाधन जिनमें मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, चारागाह ये आते हैं। दूसरा है अजैविक संसाधन जिनमें हवा, मिट्टी, पत्थर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये अजैविक होते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, तो ये अनव्यकरणीय है। एक बार उपयोग होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दूसरा वर्गीकरण है उद्देश्य के आधार पर। संसाधनों का वर्गीकरण दूसरा, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर इसमें पहला है ऊर्जा शक्ति के संसाधन। ऊर्जा शक्ति के संसाधन
ऊर्जा शक्ति के संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे अभी बताया परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा शक्ति के संसाधन है। ऊर्जा शक्ति के संसाधन में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा प्रमुख रूप से आते हैं। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा शक्ति के संसाधन, परंपरागत ऊर्जा शक्ति के संसाधन वे संसाधन जिनका हम प्रयोग परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, जल विद्युत। ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है। इनका प्रयोग हम बहुत समय से कर रहे हैं, परंपरागत रूप से करते आए हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला, जल विद्युत, तो ये क्या है? ऊर्जा शक्ति के संसाधनों में परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग हम पुरातन काल से करते आ रहे हैं, लेकिन जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है इनका उपयोग हम थोड़े से समय से ही स्टार्ट किया है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, बायोमास और बायोगैस ऊर्जा, ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है, उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को भी हम दो भाग में बांटते हैं। पहला है ऊर्जा शक्ति के संसाधन, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उनमें जैसे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इस ऊर्जा शक्ति के संसाधन को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, जिनका प्रयोग हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल हो गया, कोयला हो गया, जल विद्युत हो गया। इनका प्रयोग हम काफी समय से कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। दूसरा भाग है इसका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस ऊर्जा। इनका प्रयोग हम थोड़े समय से ही करते आ रहे हैं। ये सभी संसाधन है।
अब दूसरा है इसमें गैर ऊर्जा शक्ति के संसाधन, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है लेकिन वे मानव के महत्वपूर्ण संसाधन है। गैर शक्ति के संसाधन। गैर शक्ति के संसाधन वे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा शक्ति प्राप्त नहीं होती है लेकिन ये संसाधन मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, ये गैर शक्ति के संसाधन है। लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, इनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। ये जो संसाधन है, इन संसाधनों का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। अगला वर्गीकरण है उपयोग की सततता के आधार पर। अगला वर्गीकरण है संसाधनों का उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें है पहला है नव्यकरणीय। उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन का यह वर्गीकरण है नव्यकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग होने पर हम दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। नव्यकरणीय संसाधन ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे मानव, पशु, पक्षी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसमें मछली भी आती है। मछलियां भी अपनी वंशवृद्धि के कारण इसमें शामिल की जाती है। ये उपयोग की सततता के आधार पर नव्यकरणीय संसाधन है। इसमें मानव, पशु पक्षी, जानवर, जीव जंतु, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और मछलियों को शामिल किया जाता है। ये एक बार प्रयोग में आने के बाद इनको दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि ये चाहे अपनी वंशवृद्धि हो या लगातार नव्यकरणीय होने के कारण ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। ये नव्यकरणीय है, एक बार प्रयोग करने के बाद इसका दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं। जबकि दूसरा है अनव्यकरणीय। अनव्यकरणीय संसाधन इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है अनव्यकरणीय। अनव्यकरणीय इनका एक बार प्रयोग करने के बाद हम इनका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। एक बार प्रयोग करने पर ही ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे खनिज तेल, हो गया,
गैस हो गई, ये अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे खनिज तेल हो गया, खनिज भी हो गए, लोहा हो गया, कोयला हो गया। अनवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और इनकी जो पुनर्स्थापन दर है वह भी बहुत ही धीमी है। इसलिए मनुष्य को इन संसाधनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर हम इन संसाधनों का प्रयोग सही नहीं करेंगे तो भविष्य में ये खत्म हो जाएंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह इन खनिजों से वंचित रह जाएगी, इन संसाधनों से वंचित रह जाएगी। इसलिए अनवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन करें, और वर्तमान में इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। इनके अत्यधिक दोहन से देश विकसित तो हो जाता है, लेकिन ये सभी संसाधन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और भविष्य में हमारी भावी पीढ़ियों के लिए हम कुछ नहीं छोड़कर जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा इन संसाधनों का समुचित मितव्ययी तरीके से उपयोग करना चाहिए। अब अगला वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण है इसका पैमाना क्या है, स्वामित्व के आधार पर, अधिकार के आधार पर, कि ये संसाधन किसके अधिकार में है। अधिकार के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति, परिवार या समाज का अधिकार होता है। वे संसाधन जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, परिवार या समाज का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि हो गई, जैसे भूमि हो गई, मकान हो गया, नकदी हो गई, स्वर्ण आभूषण हो गया, शारीरिक और मानसिक क्षमता हो गई और उत्तम स्वास्थ्य हो गया। ये सब क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। मकान हो गया, भूमि हो गई, मकान, भूमि, नकदी, स्वर्ण आभूषण, भूमि, मकान, नकदी, स्वर्ण आभूषण, इन संसाधनों पर किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी परिवार का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है। जैसे भूमि, मकान, नकदी, स्वर्ण आभूषण, तो ये सभी क्या है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। एक व्यक्ति विशेष पर, एक व्यक्ति विशेष का इन पर अधिकार होता है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जैसे व्यक्तिगत संसाधन,
जो व्यक्तियों के अधिकार में संसाधन होते हैं, वैसे राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिन संसाधनों पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है वे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जनसंख्या, खनिज, वन, जल, पवन, सौर ऊर्जा, सैन्य शक्ति। जैसे जनसंख्या, खनिज, वन संपदा, सैन्य शक्ति, जल। जनसंख्या, खनिज, वन संपदा, सैन्य शक्ति, जल, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। इन संसाधनों पर पूरे देश, पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, इसलिए ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर पूरे विश्व का अधिकार होता है। जैसे कौन कौन से इसमें? जैसे समस्त भौतिक और जैविक संसाधन, समस्त भौतिक व जैविक संसाधन। मतलब इस समस्त पृथ्वी पर जो भी भौतिक और जैविक संसाधन है उन सभी पर पूरे विश्व का अधिकार है, पूरे विश्व के संसाधन है। यह हो गया संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। आपको मैंने बताया कि संसाधन क्या होते हैं। कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है वह संसाधन है अगर उसमें उपयोगिता का गुण है। अगर उसमें उपयोगिता का गुण नहीं है तो वह संसाधन भी नहीं है। सबसे बड़ा संसाधन कौन है? स्वयं मानव। मानव स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है। मानव स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है और इन संसाधनों का जनक भी है। जब तक कोई वस्तु जिसमें उपयोगिता का गुण नहीं है, किसके लिए उपयोगी नहीं है? मानव के लिए। अगर कोई भी वस्तु मानव के लिए उपयोगी नहीं है तो वह संसाधन नहीं कहलाती है। उसमें सबसे पहला कौन सा गुण होना चाहिए? उपयोगिता। अगर उसमें उपयोगिता का गुण है, मानव के लिए वह उपयोगी है, वर्तमान में मानव उसका प्रयोग कर रहा है तो वह संसाधन है। अगर उसमें उपयोगिता गुण नहीं है तो वह संसाधन भी नहीं है। तो संसाधन क्या है? वह वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है, संसाधन कहलाती है। सबसे बड़ा संसाधन स्वयं मानव है। अब देखो संसाधनों के संरक्षण की बात है। संसाधनों का संरक्षण यही है कि हम इन संसाधनों का प्रयोग अत्यधिक दोहन ना करें। इनका जो उपयोग करें वह मितव्ययपूर्ण करें, सही तरीके से करें, अत्यधिक दोहन ना हो, क्योंकि ये संसाधन निश्चित मात्रा में होते हैं। अगर हम इनका अत्यधिक दोहन करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे कई है अनव्यकरणीय, अगर एक बार इनका प्रयोग कर लेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो संसाधनों के संरक्षण से यही मतलब है कि इनका जो उपयोग करें हम मितव्ययपूर्ण तरीके से करें और अत्यधिक दोहन ना हो। इनका पुनर्भरण क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग करना चाहिए। इनका संसाधनों का उपयोग जनसंख्या
एवं उसकी आवश्यकता के अनुरूप विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ऐसा करने से भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हम इनका मितव्ययीपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे तो इन संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। अगर हम सही ढंग से इनका उपयोग नहीं करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनके संरक्षण का यही उपाय है कि इनका मितव्ययीपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए। अब है संरक्षण की आवश्यकता। संरक्षण की आवश्यकता। संसाधनों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए इन संसाधनों को सुरक्षित रखना है। कई संसाधन अभी मैंने आपको बताया कि क्या है, अनव्यवहार्य है, एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और प्रकृति में उनकी मात्रा क्या है, सीमित है, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं वो, और उनके पुनर्भरण की दर भी क्या है, बहुत ही धीमी है। इसलिए जो संसाधन अनव्यवहार्य है, एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उनका प्रयोग बहुत ही मितव्ययीपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जहां पर आवश्यकता हो वहीं पर उनका प्रयोग किया जाए। अगर उनके कोई विकल्प हैं, जैसे तांबा है, तांबा प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इस तांबे का विकल्प है एल्यूमीनियम। तांबे की जगह हम छोटे मोटे उद्योगों में एल्यूमीनियम का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी हो वहां पर ही तांबे का प्रयोग करें। उसके बदले में जहां पर तांबे की जगह एल्यूमीनियम का प्रयोग हो सके तो एल्यूमीनियम का प्रयोग ही करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में एल्यूमीनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तांबा बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो तांबे की जगह एल्यूमीनियम का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, संसाधन संरक्षण की समस्या। संसाधन संरक्षण की समस्या। संसाधनों के संरक्षण की क्या समस्या है कि संसाधनों का संरक्षण हम नहीं कर पा रहे हैं। पहला है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट के कारण ज्यादा जनसंख्या है तो उनके लिए ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, और ज्यादा संसाधनों के कारण प्रकृति में हम इन संसाधनों का अत्यधिक विदोहन करते हैं, जिसके कारण इन संसाधनों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लग गया है। इसलिए हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, तभी हम संसाधनों का संरक्षण कर पाएंगे। जनसंख्या विस्फोट को हम नियंत्रित कर लेंगे तो संसाधनों का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। कम जनसंख्या होगी तो कम संसाधनों की आवश्यकता होगी, तो कम संसाधनों की आवश्यकता होगी तो इनका संरक्षण वैसे अपने आप ही हो जाएगा। दूसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए रोज उद्योग खोले जा रहे हैं, और उन उद्योगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है।
इसलिए प्रकृति में इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन, अति दोहन किया जा रहा है। इन उद्योगों के कारण देश विकसित तो हो जाता है, लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है वे समाप्ति की कगार पर आ जाते हैं। इसलिए उद्योगों में जहाँ तक हो सके उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जो नवीकरणीय है, जिनका हम पुनर्स्थापन कर सकें, जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे संसाधनों का औद्योगिकरण में प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है पश्चिमी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति। जो पश्चिम के देश हैं, पश्चिमी जो देश हैं, उन्होंने सबसे पहले इन संसाधनों का बहुत अधिक विदोहन किया, और जो अविकसित देश थे उनमें भी ये तकनीकें पहुंच गई है, जिसके कारण वर्तमान में विश्व के सभी देशों द्वारा इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है और इनके संसाधनों के संरक्षण की समस्या उत्पन्न हो गई है। उसके बाद विकास की प्रवृत्ति। विकास की प्रवृत्ति, सभी देश विकास की प्रवृत्ति पर अग्रसित हैं, विकास करने में लगे हुए हैं। हर देश में उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं, इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा विदोहन हो रहा है, और आज ऐसा समय आ गया है कि इनके संरक्षण की समस्या भी खड़ी हो गई है। इनका संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि विकास भी करना है देश का, समाज का, तो संसाधन तो चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये संसाधन प्रकृति में निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं और एक निश्चित प्रयोग के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इनकी जो संरक्षण में मुख्य समस्या है, ये चीज़ें हैं। जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उनकी आवश्यकताएं भी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन होता है, तो ये संसाधन संरक्षण में एक समस्या है। दूसरा है औद्योगिकरण। उद्योग ज़्यादा लगे हुए हैं, उनमें कच्चे माल के रूप में ये जो संसाधन है इनका प्रयोग होता है, तो भी इसलिए भी इनके संरक्षण की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके साथ साथ जो पश्चिमी देश हैं, उनकी जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है, उसके कारण भी इन संसाधनों के संरक्षण की समस्या उत्पन्न हो गई है। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है विकास की प्रवृत्ति। विश्व के सभी देश वर्तमान में विकास की ओर अग्रसर हैं, और विकास के लिए सभी को संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग भी इनके संरक्षण में एक बहुत ज़्यादा समस्या है। अब है संसाधन संरक्षण के उपाय। संसाधन संरक्षण के उपाय। अब है संसाधन संरक्षण के उपाय। ऐसे क्या क्या उपाय करें ताकि इन संसाधनों का बचाव हो सके, इनको सुरक्षित रख सके, भावी पीढ़ी के लिए इनको बचाया जा सके। देखो, पहला है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। संसाधनों के संरक्षण का पहला उपाय है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए।
क्योंकि अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो उनके उपभोग के लिए संसाधन अधिक मात्रा में चाहिए। अगर हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर लेते हैं, जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो जनसंख्या जितनी कम होगी संसाधन उतने ही कम मात्रा में हमें चाहिए। तो इनका संरक्षण के लिए सबसे पहले यही है कि जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, ताकि संसाधन कम से कम मात्रा में चाहें कम मात्रा में होंगे, कम मात्रा में चाहेंगे तो अपने आप इनका संरक्षण हो जाएगा। दूसरा है नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, कोई भी प्लानिंग हम करते हैं तो उसमें समग्र दृष्टिकोण रखना जरूरी है। अगर संसाधन है और उसका विकल्प हमारे पास मौजूद है, वह विकल्प अगर नवीकरणीय है, एक बार प्रयोग करने के बाद वह समाप्त नहीं होता है, तो नियोजन में हमें नवीकरणीय संसाधनों का ही प्रयोग करना चाहिए। जहां पर जरूरी हो वहीं पर अनवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तीसरा है जैविक संतुलन बनाए रखना। जैविक संतुलन बनाए रखना, जो जैविक संसाधन है उनका भी हमें निश्चित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए, इन संसाधनों का, ताकि जीवों का भी संतुलन, जैविक संतुलन भी बना रहे। जैसे मानव हो गया, उसके साथ साथ चारागाह हो गए, तो इन जैविक संसाधनों का प्रयोग हमें निश्चित मात्रा में करना चाहिए। चौथा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग। संसाधन संरक्षण में चौथा पॉइंट है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग। हमें जो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है उनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई। ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, समाप्त नहीं होते हैं। एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त नहीं होते हैं। जब ये समाप्त नहीं होते हैं तो इनके संरक्षण की इतनी जरूरत नहीं होती है। इनका प्रयोग हम जब तक हैं तब तक कर सकते हैं। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग हमें करना चाहिए। पांचवा है वैकल्पिक संसाधनों की खोज। वैकल्पिक संसाधनों की खोज। संसाधन संरक्षण के जो उपाय हैं उसमें पांचवा है वैकल्पिक संसाधनों की खोज। हमें ऐसे संसाधनों की खोज करनी चाहिए जो इन संसाधनों के विकल्प बन सके। जो अनवीकरणीय संसाधन है
उनके ऐसे विकल्प खोजे जाएं जो नवीकरणीय हो। इनसे ही हम संसाधनों का संरक्षण कर सकेंगे। धन्यवाद।